हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो उससे पहले कि मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो कितने टाइप से किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ फेज़ के बारे में। तो अकॉर्डिंग ऑफ नंबर ऑफ़ फेज़ के बारे में क्या है कि जो हमारी जो रिएक्शन है वो दो टाइप से डिस्कस की जाती हैं, एक होमोजीनियस रिएक्शन और दूसरी हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो होमोजीनियस रिएक्शन में क्या है कि होमोजीनियस रिएक्शन वो होती हैं जिसमें सिस्टम जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो एक ही फेज़ में होते हैं। जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये आपका लिक्विड फेज़ में और ये भी आपका लिक्विड फेज़ में रहेगा। दोनों रिएक्टेंट लिक्विड फेज़ में होंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी लिक्विड फेज़ में बने तो हमारी ऐसी रिएक्शन जो है होमोजीनियस रिएक्शन कहलाएंगी। जैसा कि इसमें दे रखा है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं दोनों वो लिक्विड फेज़ में हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनना है वो भी हमारा लिक्विड फेज़ में बनना है, तो ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो होमोजीनियस रिएक्शन कहलाएंगी। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरा टाइप जो है हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन। तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन हमारी कौन सी होंगी, जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में रहे, ये लिक्विड फॉर्म में है, और SO3 है ये सल्फाइड ट्राईऑक्साइड जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड ये भी हमारा गैस फॉर्म में हो, या ये हमारा जो रिएक्टेंट जो हमारा कैटलिस्ट दे रखा है ये अगर अलग फेज़ में है तब भी हमारी क्या है रिएक्शन जो है हेट्रोजीनियस रहेगी, क्योंकि हमारा जो है रिएक्टेंट जो है अलग अलग फेज़ में हो तो क्या है जो रिएक्शन ऐसी होंगी वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन होंगी। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो हेट्रोजीनियस की अगर डेफिनेशन देना चाहें तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अलग अलग फेज़ में संपन्न होती हैं वो हमारी क्या है हेट्रोजीनियस रिएक्शन होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू कैटलिस्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू कैटलिस्ट में क्या है कि कैटलिस्ट से जो हमारी जो रिएक्शन है वो कितने टाइप से हो सकती हैं। एक हमारी है कैटालिटिक रिएक्शन, दूसरी हमारी है नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। तो कैटालिटिक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन होती हैं जिसमें हमारे कैटलिस्ट का यूज़ होता है। तो कैटलिस्ट का जो यूज़ है वो किस लिए होता है, तो यहाँ पे दे रखा है कि रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ाने या घटाने में जो यूज़ किया जाता है वो कैटलिस्ट का होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या है कैटलिस्ट रिएक्शन या कैटालिटिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो जैसे ये दे रखा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, आपका ऑक्सीजन दे रखा है, इससे सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है हमारा प्रोडक्ट बना, तो हमारा जो B2O5 है ये हमारा क्या है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है इसके द्वारा हमारी जो है रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ाई या घटाई जा रही है। तो ऐसी रिएक्शन जो है जिसमें कैटलिस्ट का यूज़ होता है वो हमारी रिएक्शन कौन सी होती है कैटालिटिक रिएक्शन या कैटलिस्ट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। तो नॉन कैटालिटिक रिएक्शन में हमारा क्या है नॉन कैटालिटिक रिएक्शन वे रिएक्शन जिनमें कैटालिस्ट का यूज़ नहीं किया जाता नॉन कैटालिटिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑक्सीजन, इससे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना प्रोडक्ट। तो क्या है कि हमारा जो है कोई भी कैटालिस्ट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऐसी जो रिएक्शन होती हैं वो क्या है नॉन कैटालिटिक
रिएक्शन या नॉन कैटलिस्ट रिएक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलरिटी। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्युलरिटी के जो बेस पे हमारी जो रिएक्शन डिफाइन की जाती हैं वो क्या है, इस केस में हमारी 3 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक है मोनोमोलिकुलर रिएक्शन, दूसरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन, तीसरी है ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। मोनोमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है और उससे ही हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो मोनोमोलिकुलर रिएक्शन होती है। दूसरा हमारा बाईमोलिकुलर, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्शन के में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन बाईमोलिकुलर रिएक्शन होती हैं। ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन की हम बात करें तो क्या है, इसमें 3 मॉलिक्यूलर रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो मोनोमोलिकुलरिटी रिएक्शन जो है उसमें क्या है, इसमें ये दे रखा है कि इस टाइप की रिएक्शन में रिएक्टेंट का एक ही मोल रिएक्शन में भाग लेता है। ऐसी रिएक्शन हमारी मोनोमोलिकुलरिटी रिएक्शन कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल्स का जो है भाग लिया है और उससे हमारा एथाइलिन बनना है। तो ऐसी रिएक्शन क्या है, हमारी मोनोमोलिकुलरिटी रिएक्शन कहलाएंगी। बाईमोलिकुलर रिएक्शन जो है इसमें क्या है, बाईमोलिकुलर रिएक्शन इस टाइप की रिएक्शन में रिएक्टेंट के भाग लेने वाले मोलों की संख्या 2 होती है। ध्यान दें, यानी कि बाईमोलिकुलर रिएक्शन में इस टाइप की रिएक्शन में रिएक्टेंट के भाग लेने वाले मोलों की संख्या 2 होती है। देखो रिएक्शन जो है इसमें दे रखा है कि 2 मोल्स जो है इसमें भाग ले रहे हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन के 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी है, हमारी बाईमोलिकुलर रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट के 2 मोल भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन में, इस रिएक्शन में 3 मोल्स भाग लेते हैं रिएक्शन में। तो 2 मोल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के, 1 मोल आपका ऑक्सीजन का, इससे हमारे 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं। तो ऐसी जो रिएक्शन है जिसमें 3 मोल्स रिएक्टेंट के भाग लेते हैं तो वो ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन कहलाती है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट जो है इसमें दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू थर्मल एफिशिएंसी के बेस पे, अकॉर्डिंग टू थर्मल एफिशिएंसी के बेस पे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं इसमें, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानते हैं क्या क्या है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि वे सभी रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के दौरान हीट इन्वॉल्व होती है, इसमें क्या है, जो हमारी हीट जो है वो रिएक्शन के द्वारा जो है बाहर निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन, दोनों मोल्स जो है आपस में रिएक्ट होने के बाद क्या है, मेथिल ऑक्साइड बना रहे हैं और इससे हमारी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो क्या है, ऐसी रिएक्शन जो है जिनमें हीट जो है बाहर निकलती है, तो क्या है वो रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। दे रखा है दोबारा से कि वे रिएक्शन जिनमें रिएक्शन के दौरान हीट जो है
बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि वह रिएक्शन जिसके द्वारा रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब की जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे आपका एथिल हाइड्रोक्साइड है, इसमें क्या है कि हमारा एक ये प्रोडक्ट बनना है और जल बनना है, और इसमें क्या है हीट जो है सिस्टम से ली जा रही है। यानी कि कोई जब रिएक्शन होती है तो उसमें क्या है हीट या तो आपकी निकलेगी या हीट सिस्टम के द्वारा बाहर निकलेगी। तो ऐसी जो रिएक्शन है जिसमें हीट जो है हम रिएक्शन कराने के लिए हीट देते हैं, तो ऐसी रिएक्शन जो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दियर डायरेक्शन यानी उनकी डायरेक्शन के बेस पे, यानी कि वो रिएक्शन जो है हमारी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं? वे रिएक्शन जो फॉरवर्ड व बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती हैं। वे रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती हैं, वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है? हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हमारे दो रिएक्टेंट आपस में मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसी रिएक्शन जो है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? वे रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे हमारे कोई रिएक्टेंट हैं, वो प्रोडक्ट में चेंज हुए तो वो प्रोडक्ट जो है दोबारा से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, तो ऐसी रिएक्शन जो है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर के बेस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के बेस पे जो रिएक्शन है हमारी वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमारे टाइप हो गए उसके ऑर्डर के बेस पे। तो हम पहली बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। ध्यान दें दोबारा से कि वे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे अभी हम बात करें कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के बन रहे हैं, तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगी? -RA बराबर KCA0, CA की पावर जो है 0। तो हमारी जो है कंसंट्रेशन जो है वो 0 रहेगी, यानी कि कंसंट्रेशन हम उसकी जो है चेंज कर भी दें तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आप कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज करोगे, दुगनी कर दें या 3 गुनी कर दें, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है चेंज करने के बाद उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जिस रेट से बन रहा है प्रोडक्ट
वो उसकी रेट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन जो है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक मोल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ध्यान दें कि वे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मोल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी कि ये हमारी जो कंसंट्रेशन है ये एक मोल पे डिपेंड करती है। तो क्या है, अगर हमारी ये पावर 1 है तो हम क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी माइनस आर ए वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो के हमारा क्या है, के हमारा है रेट कांस्टेंट। तो ऐसी जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएंगी, जो रेट कांस्टेंट के बराबर उसकी रेट हो जाएगी। इसमें क्या है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है तो हम अपने टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि वे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक मोल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो हमारे एक रिएक्टेंट है जिससे हमारा प्रोडक्ट बनना है कोई, तो क्या है हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी के सी ए की पावर जो है वो 1 है। तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी माइनस आर ए बराबर के सी ए की पावर 1 है यहाँ पे। तो इससे क्या है कि हम अगर कंसंट्रेशन दुगनी कर दें तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दुगनी हो जाएगी। अगर हम 3 गुनी कर दें तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो 3 गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो कंसंट्रेशन के एक मोल पे डिपेंड करती हैं वो रिएक्शन क्या है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर वाली रिएक्शन कहलाएंगी। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं अब सेकंड ऑर्डर के बारे में। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के 2 मोल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे हमारी जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये हमारे रिएक्टेंट दे रखे हैं ए और बी जिससे हमारा कोई प्रोडक्ट बनना है, और हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये दे रखी है माइनस आर ए इजकल टू के सी ए इंटू सी बी। अब इसको जो है हम ये भी लिख सकते हैं, या हम मान लें ऐसे कोई हमारी रिएक्शन दे रखी है कि 2A से हमारी जो है प्रोडक्ट बनना है, ये हमारी रेट इक्वेशन, यानी हमने कोई रिएक्शन लिख ली और रिएक्शन लिखने के बाद इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे तो माइनस आर ए इजकल टू ये हमारी के सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए की पावर 2। तो अब इसमें क्या है, हम अगर हम सी ए की जो वैल्यू है वो 2 लगा दें और के कर दें तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसी जो रासायनिक अपक्रियाएं जो हमारी रेट जो कंसंट्रेशन के 2 मोल पर डिपेंड करती हैं, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं हमारी जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। यदि हम यहाँ पे कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दें तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन अगर 3 गुना हम बढ़ा दें, जैसे 2 लिया है हमने, सी ए की जो वैल्यू है वो
2 लिए यहाँ पे, अगर हम 3 कर दें तो क्या होगा, तो तुम्हारी जो रिएक्शन है तो क्या हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो है हमारी 2 मोल्स पर डिपेंड करती हैं, तो वो रिएक्शन हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, दे रखा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये हमारी 3 ये हमारा कोई रिएक्टेंट है और उससे हमारा कोई प्रोडक्ट बनना है, ये हमने रिएक्शन लिख ली है। रिएक्शन के बारे में क्या है कि जैसे हमारा, अब हम इसकी रेट इक्वेशन हम लिखें तो क्या है, -RA = KCA⁻3। यदि हम यहाँ पर क्या है कि CA की वैल्यू अगर 2 कर दें तो क्या होगा कि CA की पावर, जो CA है हमारा, इसको 2 की पावर 3 करें तो हमारी जो रिएक्शन है वो 8 गुना बढ़ जाएगी। और यदि हम 3 कर दें तो हमारी क्या होगी, ये 27 यानी 27 के हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है हमारी, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो दे रखा है इसी में, यही है कि हमारा कि वे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है 3 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो जो हमारी रिएक्शन है वो हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन है हमारी, उस पे जो वेरिएबल हैं, उसके जो वेरिएबल हैं हमारे जो इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, वो हमारे ये हैं कि फर्स्ट दे रखा है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये भी हमारे जो है रिएक्टेंट हमारा कौन सा फेज़ में है, वो भी हमारे क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे हमारी इफ़ेक्ट डालते हैं। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि कंसंट्रेशन जो है उसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन की अगर हमारी ज़्यादा है या कम है तो उससे भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पे इफ़ेक्ट डालता है। प्रेशर भी अगर ज़्यादा है और या कम है तो उससे भी हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। नेचर ऑफ कैटलिस्ट के नेचर से जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है। सरफेस एरिया है ऑफ सिस्टम का जो हमारी जो रिएक्शन है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है या कम है, उससे भी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। रेट ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र। जो हमारी हीट है, हम रेट ऑफ रिएक्शन में हीट ज़्यादा है या कम है, और उससे जो मास का ट्रांसफ़र है, मास का ट्रांसफ़र जितना ज़्यादा होगा उतना, जितना कम होगा उससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे जो है रेट ऑफ रिएक्शन के कारक हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनियस रिएक्शन। ये आपका जो टॉपिक है इसमें क्या है, जो हमारी रिएक्शन है वो कौन कौन से टाइप से हो सकती हैं, जैसे सिंगल रिएक्शन, मल्टी रिएक्शन, चेन रिएक्शन, या पैरेलल रिएक्शन है, या सीरीज रिएक्शन है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो हम कैसे इसको जो है बताते हैं इसके बारे में। तो अभी देखिए, फर्स्ट दे रखा है सिंगल रिएक्शन। सिंगल रिएक्शन क्या होती हैं, जब एक सिंगल
स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के द्वारा जो है रिएक्शन की जो प्रोग्रेस है को शो किया जाता है, तो उसे सिंगल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारा कोई ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, उससे हमारा कोई प्रोडक्ट बना, तो ये हमारी जो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन है सिंगल शो है, तो उससे ही क्या है हमारा ये एक सिंगल रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी रिएक्शन। मल्टी रिएक्शन में क्या है, मल्टी रिएक्शन जब किसी रिएक्शन की प्रोग्रेस यानी प्रोग्रेस में एक से ज़्यादा स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन का यूज़ होता है, तो हम उसे जो है मल्टी रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए एक रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, उससे हमारा कोई आर प्रोडक्ट बनना है, और इसमें क्या है कि 3 मोल्स जो है हमारे आर रिएक्टेंट के, और दूसरा हमारा बी रिएक्टेंट मिलके 2S कोई प्रोडक्ट बनाता है, और उसके बाद क्या है हमारा जो है 2S जो है प्रोडक्ट जो है मॉलिक्यूल यानी ये रिएक्टेंट जो है ए से ऐड होके 3C प्रोडक्ट बनाता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या है हमारी मल्टी रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज रिएक्शन के बारे में। तो सीरीज रिएक्शन में क्या है, सीरीज रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन है जब रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट व वो प्रोडक्ट जो है हमारा दूसरे प्रोडक्ट में जो है फिर से एक प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन है हमारी सीरीज रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे ये दे रखा है ए कोई रिएक्टेंट है, वी इसने K1 रेट से बी प्रोडक्ट बनाया, और बी जो है दोबारा से K2 रेट से सी प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन कौन सी होंगी हमारी सीरीज रिएक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल रिएक्शन के बारे में। तो पैरेलल रिएक्शन में क्या है, पैरेलल रिएक्शन जो है हमारी जब एक रिएक्टेंट का दो अलग अलग रिएक्शंस के द्वारा दो अलग अलग प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन पैरेलल रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे ए हमारा एक रिएक्टेंट है, K1 रेट से बी में चेंज हुआ, और ए जो है K2 रेट से सी में चेंज हो गया, तो ऐसी रिएक्शन जो हमारी क्या होंगी पैरेलल रिएक्शन कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के समतुल्य होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे ए एक रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, इससे हमारी जो है ये हमारी कोई रिएक्शन दे रखी है, तो हमारी जो रेट इक्वेशन हम लिखते हैं, तो रेट इक्वेशन हमारी ये है कि K CA की पावर A और CB की पावर B, तो ये जो है मोल जो A है और B हैं ये इसके समतुल्य रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में, तो हमारी जो ऐसी रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में। तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के समतुल्य नहीं होता, यानी जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के समतुल्य नहीं होता है, तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। देख लें कि ये हमारी कोई स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, ये हमारी एक रिएक्शन है, तो इसमें क्या है हमने रेट इक्वेशन लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन बोलते हैं इसको, तो क्या -RA = K CA की पावर अल्फ़ा
और Cb की पावर बीटा। तो क्या है, ये हमारा जो अल्फ़ा है वो A के समतुल्य नहीं है, A के समतुल्य नहीं है, और बीटा जो है वो V के समतुल्य नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जो स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के समतुल्य नहीं है, तो वो रिएक्शन हमारी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। ए जो है ये ए है, ए हमारा अल्फ़ा के बराबर नहीं है और बी जो है बीटा के बराबर नहीं है, समतुल्य नहीं है। तो जो हमारा रेट इक्वेशन दे रखा है इसमें यही शो हो रहा है कि सी ए की पावर अल्फ़ा और सी बी की पावर बीटा जो कि रेट ऑफ रिएक्शन के समतुल्य नहीं है। हमारी रिएक्शन दे रखी है रेट इक्वेशन के समतुल्य नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन हमारी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। इसमें ध्यान दें कि पैरेलल व सीरीज नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती हैं। पैरेलल रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं।